औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि किडनी के कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। दो मेन प्रॉब्लम है इसके। पहला प्रॉब्लम है किडनी स्टोन्स और दूसरा प्रॉब्लम है किडनी फेलियर। तो सबसे पहला जो है वो है किडनी स्टोन्स। इसमें हम देखते हैं कि काजेज़ ऑफ किडनी स्टोन्स। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो कैसे होता है कि इसकी काजेज़ क्या हैं किडनी स्टोन बनने की। तो इसकी पहली काज है हाइपर कैल्सीमिया और दूसरी काज है हाइपर ऑक्सीलेरिया। हाइपर का मतलब ज़्यादा, कैल्सीमिया का मतलब कैल्शियम। तो ब्लड के अंदर जब कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो उसको कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। और जब ब्लड के अंदर ऑक्सीलेट आयन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो उसको कहते हैं हाइपर ऑक्सीलेरिया। ऑक्सीलेट जो हैं वो ग्रीन वेजिटेबल में और टमाटरों में होते हैं और ये हाइपर ऑक्सीलेरिया का सोर्स बनते हैं। फॉस्फेट जो स्टोन्स हैं वो दो तरह के होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्सीलेट। ये दोनों तरह के स्टोन जो हैं वो पेल्विस में आकर फंस जाते हैं और यूरिन के पास आउट होने में रुकावट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से उस के लिए प्रॉब्लम पैदा होना शुरू हो जाते हैं और बाज़ इन्फेक्शन भी हो जाती हैं और किडनी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। केमिकल नेचर ऑफ किडनी स्टोन में हम देखते हैं कि किडनी के स्टोन जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। कैल्शियम ऑक्सीलेट टाइप, ये 70% होते हैं किडनी स्टोन्स में, और कैल्शियम फॉस्फेट टाइप जो हैं वो तकरीबन 15% होते हैं, और यूरिक एसिड टाइप्स जो हैं वो तकरीबन 10% होते हैं। तो ये तमाम टाइप्स के जो कैल्शियम के और यूरिक एसिड के स्टोन्स हैं ये किडनी को डैमेज करते हैं और उसके फंक्शन पर नेगेटिव असर डालते हैं। फिर है कि फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन कैसे बनते हैं। कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड जो हैं, जब यूरिन फॉर्मेशन होता है तो उस दौरान में ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं और एक जगह इकट्ठे होने की वजह से स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब इसके नुकसानात क्या होते हैं कि ये किडनी स्टोन जो हैं वो यूरिन के पास आउट होने में ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़ख़म भी हो सकते हैं और इन्फेक्शन भी पैदा हो जाती है जो कि बाद में प्रॉब्लम पैदा करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनको कैसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो इनको बॉडी से बाहर निकालने के दो तरीके हैं। एक है किडनी सर्जरी, जिसमें किडनी को काट कर उसमें से ये तमाम स्टोन बाहर निकाले जाते हैं। ये पुराना तरीका है। नया जो तरीका है वो है लिथोट्रिप्सी, जिसमें हम किडनी स्टोन के ऊपर हैवी जो है वो वेव्स डालते हैं और उनको बारीक बारीक टुकड़ों में काट कर बाद में वो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। फिर जो लिथोट्रिप्सी है वो बहुत सारे तरीक़ों से की जाती है। पहला जो है वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है। इसमें एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड की जो है वो रेज़ वो डाली जाती हैं मशीन के ज़रिए किडनी के पत्थर स्टोन के ऊपर, जिसकी वजह से किडनी स्टोन जो है वो ब्रेक आउट होकर टिनी पीसीस में या सैंड में चेंज हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाता है। जो दूसरा प्रॉब्लम है किडनी का वो है रीनल फेलियर, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता किसी भी बीमारी की वजह से या केमिकल्स की वजह से जो नेफ्रॉन है उसका ख़ास तौर पे उसका ग्लोमेरुलर पार्ट जो है वो तबाह होना या डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेट जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनना ख़त्म हो जाता है और बॉडी में से ब्लड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो बाहर नहीं निकल सकते और उसकी वजह से यूरिया और दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट की मिकदार ब्लड के प्लाज्मा में बढ़ना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से यूरिया का जो है इंक्रीज़ होना ब्लड के अंदर वो ब्लड प्रेशर और अनीमिया पैदा करता है। इसके अंदर रीनल फेलियर की दो टाइप्स हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर और यूरेमिया। क्रोनिक रीनल फेलियर जो है वो दो तरह से होता है उसकी ट्रीटमेंट, एक हीमोडायलिसिस और दूसरी पेरिटोनियल डायलिसिस। क्रोनिक रीनल फेलियर में क्या होता है कि किडनी का फंक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर लॉस्ट हो जाता है और वो कभी भी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव नहीं कर सकता। नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए ख़ास तौर पर यूरिया को
रिमूव करने के लिए उस पेशेंट को डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस में क्या होता है कि आर्टिफिशियली ब्लड में से यूरिया को रिमूव किया जाता है। इसके दो तरीके हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि हीमोडायलिसिस क्या होता है। हीमोडायलिसिस का मतलब है क्लीनिंग द ब्लड में से यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूव करना हीमोडायलिसिस कहलाता है। इसमें ब्लड को एक मसनूई मशीन में डाला जाता है जिसके अंदर एक मटेरियल होता है जो कि ब्लड में से यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इस मशीन को डायलाइज़र कहा जाता है और इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। डायलाइज़र क्या है? एक किडनी मशीन है जो कि उसी तरह से काम करती है जैसे कि नॉर्मल किडनी काम करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को और एक्सेस वाटर को ब्लड से निकालने के लिए। जब किडनी फेल हो जाता है और काम नहीं करता तो डायलिसिस को बार बार करना पड़ता है जहाँ तक कि एक किसी भी डोनर का किडनी जो उसके ब्लड के साथ मैच करता है वो मिल जाए और उसको उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। अब हम ये देखते हैं कि डायलाइज़र क्या होता है। डायलाइज़र के अंदर दो स्पेसिस होती हैं जिनके दरमियान एक थिन मेम्ब्रेन होती है। ब्लड जो है वो एक साइड ऑफ मेम्ब्रेन से दूसरी साइड को पास आउट होता है और इस दौरान में उसके अंदर मौजूद नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो इस मेम्ब्रेन के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। दूसरा जो डायलिसिस का तरीका है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है कि पेट के अंदर या एब्डोमेन के अंदर एक पेरिटोनियल कैविटी होती है जिसके ऊपर एक थिन एपिथेलियम होती है जिसे पेरिटोनियम कहा जाता है। तो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है वो डायलिसिस का फ्लूइड भर दिया जाता है और उसको एक बारीक ट्यूब जिसे कैथीटर कहते हैं उसके ज़रिए इस कैविटी में डायलाइजिंग फ्लूइड भरा जाता है। डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड क्लियर हो जाता है। बाद में इस फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। In both type of dialysis, the waste and excess water are removed during the treatment as being done by the healthy kidneys. However, it is not a permanent remedy, it is a temporary measure. दूसरा जो है वो है यूरीमिया, हाई डिग्री रीनल फेलियर। इसमें जो है इसको जब पूरा का पूरा किडनी फेल हो जाता है, काम करना छोड़ देता है, तो इसको यूरीमिया या एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कहते हैं। उसमें डायलिसिस को मुसलसल हर वक्त करना पड़ता है और उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ ये है कि मैचिंग डोनर से किडनी लेकर उसको इसमें ट्रांसप्लांट कर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब है बॉडी के अंदर इंटरनल टेम्परेचर को एक टॉलरेबल रेंज के अंदर रखना विद रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी बैरूनी इन्वायरमेंट में टेम्परेचर चाहे जितना ज़्यादा चेंज होता रहे लेकिन बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उस टेम्परेचर को एक ख़ास हद के अंदर रखा जाए। इसको कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मीन टेम्परेचर की रेगुलेशन, मेंटेनेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्मो रेगुलेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होती है। तो उसके अंदर हम प्लांट्स को जो है वो देखते हैं दो हवालों से। पहला, जब प्लांट का टेम्परेचर जो है वो उनकी नॉर्मल टेम्परेचर के मुकाबले में लो हो जाता है तो पौधों के अंदर क्या प्रॉब्लम होते हैं और उसके मुताबिक पौधे अपने अंदर क्या अडाप्टेशंस पैदा करते हैं। तो लो टेम्परेचर में जो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है उसमें ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी या उसके अंदर से मटेरियल के पास आउट होने का जो रेट है वो इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि लिपर्स जो मेम्ब्रेन के हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स के अंदर लॉक्ड अप हो जाते हैं जिसकी वजह से सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट जो है वो मुश्किल हो जाती है। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो है कि मेम्ब्रेन की प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। लिपोप्रोटीन जो सेल की मेम्ब्रेन बनाते हैं उनके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। इन दोनों प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए पौधे अपने अंदर क्या करते हैं कि वो सैचुरेटेड फैट्स की बजाय अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ये फ़ायदा होता है कि वो लो टेम्परेचर पर सॉलिडिफाई नहीं होते बल्कि अपने आप को स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं और क्रिस्टल बनाने से रुक जाते हैं, उनके अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होती।
जिसकी वजह से क्या होता है कि पौधा जो है वो लो टेम्परेचर से महफूज रहता है। लेकिन इस अडाप्टेशन के लिए टाइम चाहिए होता है। जब आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर डाउन होता है तो ये अडाप्टेशन काम करती है, लेकिन जब रैपिड चिलिंग होती है, एकदम से टेम्परेचर डाउन होता है, तो उस वक्त ये जो है अडाप्टेशन काम नहीं करती। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है कि जब फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है तो पौधे के अंदर पानी की आइस की क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाती हैं। ये आइस क्रिस्टल जो साइटोप्लाज्म के अंदर बनती हैं, ये मेम्ब्रेन के अंदर सुराख कर देती हैं और ऑर्गेनेल्स को डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से सेल मरना शुरू हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो है कोल्ड एरियाज़ के पौधे जैसे कि पाम्स हैं, मैपल्स हैं और रोज़ेज़ हैं, वो अपने सॉल्यूट्स की कंपोजिशन में चेंजेस लाते हैं, जिसकी वजह से साइटोसोल जो है वो सुपर कूल हो जाता है, यानी कि आइस क्रिस्टल बनने से के स्टेज से गुजरने के बगैर ही बिलो आइस क्रिस्टल टेम्परेचर पर चला जाता है। दूसरा ये कि इनके अंदर पानी जो है वो सेल वाल में शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सेल वाल के अंदर क्रिस्टल बनती हैं। सेल वाल के अंदर क्रिस्टल का बनना सेल को ज़्यादा नुकसान नहीं देता। दूसरा जो इस प्रॉब्लम के हवाले से हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर पौधों का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर क्या होता है कि एंजाइम जो हैं वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे का मेटाबॉलिज्म को मुतासर होता है और डैमेज होता है, जिसके नतीजे में पौधे को नुकसान पहुंचता है या पौधा किल भी होना शुरू हो जाता है। इस मसले को हल करने के लिए पौधे जो हैं अपने अंदर ख़ास किस्म की प्रोटीन पैदा करते हैं, जिन्हें हीट शॉक प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन जो हैं वो पौधे के प्रोटीन और एंजाइम को अपने अंदर घेर लेती हैं, उनको चारों तरफ से सराउंड करती हैं और उस वजह से पौधा जो है कि पौधे के एंजाइम और दूसरी प्रोटीन जो हैं वो डीनेचर होने से बच जाती हैं। दूसरा जो है हॉट और ड्राई वेदर में जो मेन प्रॉब्लम पैदा होता है वो वाटर डेफिशिएंसी का है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और स्टोमेटा क्लोज करने की वजह से पौधे जो हैं वो अपने आप के पानी के बचत कर लेते हैं और पौधा डैमेज नहीं होता। हाई टेम्परेचर से बचने के लिए तीसरा जो अडाप्टेशन पौधे पैदा करते हैं अपने अंदर वो है एवापोरेटिव कूलिंग, जिसकी वजह से पौधे के अंदर से पानी जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए एवापोरेट होता रहता है और टेम्परेचर कूल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे जो हैं वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे ऊपर तक का टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। अब जो हम टॉपिक नया पढ़ रहे हैं वो है थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर भी टेम्परेचर जो है उस बॉडी का वो एक ख़ास लिमिट के अंदर रखा जाता है ताकि बॉडी के एंजाइम्स जो है उस टेम्परेचर पर अपना काम कर सकें। अगर एनिमल्स का टेम्परेचर उससे ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाए तो एनिमल्स की बॉडी के एंजाइम उस पर काम नहीं करते और उसको डैमेज होता है। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि एनिमल्स के अंदर हीट आती कहाँ से है। तो हीट जो है वो दो तरह से पैदा होती है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस के ज़रिए और दूसरा जो है वो अपने एनवायरनमेंट से या तो हीट लेते हैं या वहाँ पर हीट लॉस करते हैं। हीट गेन जो है वो इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस के ज़रिए होता है और डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड सनलाइट के ज़रिए होता है, और दूसरा हीट लॉस जो है वो रेडिएशन और एवापोरेशन से होता है, जो कि एनिमल की बॉडी से एनवायरनमेंट को किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि टेम्परेचर की बुनियाद पर एनिमल्स के कितने ग्रुप हैं या टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ओल्ड जो क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है पेकिलोथर्म्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये वो एनिमल्स हैं जिसमें बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के मुताबिक तब्दील होता रहता है, यानी जो उनकी इन्वायरमेंट हवा या पानी का टेम्परेचर होता है वही उनकी बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है। इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? इसमें पहले नंबर पर इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, एम्फीबियंस हैं और रेप्टाइल्स हैं। दूसरे जो ग्रुप है वो है होम्योथर्म्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये वो एनिमल्स हैं जिसमें बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक ख़ास टेम्परेचर पर मेंटेन रखा जाता है, चाहे उनकी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर उससे ज़्यादा हो या कम हो। इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? इसमें तमाम बर्ड्स शामिल हैं और तमाम मैमल्स शामिल हैं। अब इस ग्रुप में जो क्लासिफिकेशन थी उसमें कुछ ऑब्जेक्शन थे और कुछ प्रॉब्लम्स थे। वो प्रॉब्लम्स क्या थे वो हम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम ये है कि डीप सी फिश जो है वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को
मेंटेन रखती थी और उसकी वजह से वो अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक टेम्परेचर चेंज नहीं करती थी। लिजर्ड जो थी वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती थी, हालांकि वो रेप्टाइल्स में आती हैं। इसी तरह बहुत सारे बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को तब्दील करते रहते थे, जैसे कि हमिंग बर्ड्स हैं और बैट्स हैं। तो इस वजह से अब उन्होंने इन एनिमल्स को हीट प्रोडक्शन या मेटाबॉलिक हीट की बुनियाद पर 3 हिस्सों में नई क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है। सबसे पहला ग्रुप जो है वो एंडोथर्म्स हैं। एंडोथर्म्स वो एनिमल्स हैं जो कि अपनी बॉडी की हीट खुद पैदा करते हैं हीट प्रोडक्शन के ज़रिए ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। इसमें वो एनिमल्स आते हैं जिसमें बर्ड्स हैं, कुछ फिश हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं और मैमल्स हैं। एक्टोथर्म्स में वो एनिमल्स शामिल हैं जो कि मेटाबॉलिक हीट पैदा तो करते हैं लेकिन बहुत कम लेवल पर, और उसको भी फ़ौरन से अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और अपनी सराउंडिंग से अपनी बॉडी के फंक्शन के लिए हीट एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें इनवर्टिब्रेट शामिल हैं, फिश है, एम्फीबियन है और रेप्टाइल्स हैं। तीसरे नंबर पर वो एनिमल्स आते हैं जो हेटेरोथर्म्स कहलाते हैं। ये वो एनिमल्स हैं जो कि अपने एंडोथर्मिक हीट को प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज़्यादा डिग्री तक, लेकिन अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते। इसमें बैट्स हैं और हमिंग बर्ड्स हैं। अब हम देखते हैं कि एनिमल्स और उनके एनवायरनमेंट के दरमियान हीट की जो एक्सचेंज है या रेगुलेशन है वो किन किन तरीक़ों से होती है। एनिमल्स जो हैं वो मुख्तलिफ मैकेनिज़्म और अडेप्टेशन जो है वो हीट की रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन और बिहेवियरल अडेप्टेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस क्या होती हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एनिमल्स जो हैं अपनी बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म चेंजेस पैदा करते हैं और वो अपनी बॉडी के अंदर स्किन के नीचे डर्मल फैटी लेयर पैदा करते हैं या प्लीग पैदा करते हैं जो कि हीट एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। दूसरा, उनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि एवेपोरेटिव कूलिंग पैदा करते हैं। उनमें पसीना आता है तो पानी एवेपोरेट होता है। और तो स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में जो स्वेट ग्लैंड्स हैं या पसीना पैदा करने वाले गुदूद हैं वो एवेपोरेटिंग कूलिंग पैदा करते हैं। इसी तरह से कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉग है उसमें पैंटिंग होती है जिसमें क्या होता है कि डीप ब्रीथिंग होती है और वो ज़ुबान बाहर निकाल कर छोटे छोटे सांस लेते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़ुबान से जो है एवेपोरेटिव कूलिंग होती है। दूसरा जो तरीका है वो है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। इसमें क्या होता है कि उनके स्ट्रक्चर्स के अंदर या बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनके अंदर ऐसी तब्दीलियां पैदा होती हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी से हीट बाहर को निकल जाती है। सबसे पहले उसमें क्या है कि ब्लड जो है वो स्किन की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से स्किन से हीट जो है वो बाहर निकल जाती है। इसे हम वैसोडाइलेशन कहते हैं, जिसमें खून की नालियाँ फैलती हैं और गर्मियों के मौसम में या हीट को बाहर निकालने के लिए। और जब कोल्ड होता है, एनवायरनमेंट कोल्ड होती है, तो जो ब्लड की नालियां हैं वो वैसो कंस्ट्रिक्शन पैदा करती हैं जिसकी वजह से वो सिकुड़ जाती हैं और उसमें से हीट बाहर नहीं जाती, सेव हो जाती है। इसी तरह से कुछ जो है बर्ड्स, उनके अंदर प्लूमेज फ्लफिंग होती है, यानी वो अपने परों को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान में हवा जो है वो फिल हो जाती है और उस हवा जो है वो इंसुलेटर का काम करती है और उसमें से बाहर की कोल्ड टेम्परेचर का असर अंदर नहीं आता। तीसरा जो है वो है बिहेवियरल अडेप्टेशंस। इसमें क्या होता है कि एनिमल्स जो हैं वो नंबर 1 ऐसी जगहों को मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं या छुप जाते हैं जहाँ पर एनिमल और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान हीट एक्सचेंज जो है वो कम से कम हो। जैसे कि ग्राउंड स्क्विरल जो हैं वो दिन के टाइम अपने बरोज के अंदर छुप जाती हैं और रात के टाइम बाहर निकलती हैं। इसी तरह से सर्दियों के मौसम में लिजर्ड्स जो हैं वो सन बाथ लेती हैं या धूप में बैठती हैं। इसी तरह से जो एनिमल्स हैं वो अपनी सरफेस एरिया को भी कंट्रोल करते हैं, कम कर लेते हैं, अपने पोस्चर को या पोजीशंस को इस तरह से बना लेते हैं कि उनके ऊपर कम से कम हीट पड़े।
अब हम देखते हैं कि मैमल्स जो एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है एनिमल्स का, उसमें थर्मोरेगुलेशन कैसे होती है। तो मैमल्स के अंदर, ख़ासतौर पर ह्यूमंस के अंदर, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रखा जाता है। और चूँकि ये बर्ड्स और मैमल एंडोथर्म्स होते हैं, इस वजह से उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। सबसे पहला क्या होता है कि उनके अंदर हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, जिसकी वजह से हीट पैदा होती है। दूसरा, इस हाई मेटाबॉलिक रेट की वजह से पूरा 24 घंटे उनको एनर्जी मिलती रहती है। और इसी तरह से उनके अंदर एबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा अडाप्टेशंस पैदा करने की, और इन एबिलिटीज़ की वजह से वो वर्ल्ड के ऊपर, अर्थ के ऊपर तकरीबन हर इलाके में मौजूद होते हैं। उसके बाद टेम्परेचर जो है, कोल्ड टेम्परेचर में वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करते हैं, यानी जब उनके बाहर की सराउंड। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, जो जब उनकी इन्वायरमेंट उनकी बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होता है, कोल्ड टेम्परेचर होता है, तो वो अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसमें क्या है कि वो अपनी बॉडी के अंदर हीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं बाय इंक्रीज्ड मसल कंट्रैक्शन बाय मूवमेंट और शिवरिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, उनकी बॉडी जो है वो कँपाना शुरू कर देती है, बॉडी तेज़ी से हिलती है, मसल तेज़ी से मूव करते हैं और बॉडी के अंदर हीट पैदा करना शुरू हो जाती है। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है, हार्मोन्स जो हैं वो फाइन हीट प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। ख़ास तौर पर थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी के अंदर हीट पैदा करना शुरू कर देते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है कि मैमल्स के अंदर जो है ब्राउन फैट होती है, जो कि जब उन्हें हीट की ज़रूरत होती है तो फौरी तौर पर डाइजेस्ट होकर हीट पैदा करना शुरू कर देती है। चौथा जो है वो स्किन का रोल है, जिसमें वासो कंस्ट्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से बॉडी के ब्लड, स्किन के जो अंदर जो ब्लड है उसकी कैपिलरीज़ की तादाद कम हो जाती है और उनमें ब्लड की सप्लाई भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड कैपिलरीज से जो हीट बाहर जा रही होती है उसको बचत शुरू हो जाती है। ऑन अ कूल डे अ ह्यूमन टेम्परेचर में भी सेवरल डिग्रीज लोअर इन द आर्म्स एंड लेग्स देन इन द ट्रंक वेयर द मोस्ट वाइटल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड। उसके बाद अगला जो तरीका है वो है इंसुलेटर। बहुत सारे लैंड मैमल्स जो हैं वो कोल्ड को रिस्पॉन्स करते हैं अपनी फर की मिकदार में इजाफा करने से, और वो अपनी फर को जो है वो राइज कर लेते हैं, बालों को खड़ा कर लेते हैं, उनके अंदर जो है वो स्टिल एयर, वार्म एयर को स्टोर कर लेते हैं। एयर जो है वो गुड इंसुलेटर का काम करती है एनिमल की स्किन और सराउंडिंग के दरमियान। उसके बाद एक आखिरी जो तरीका है वो है कि उनकी स्किन के नीचे जो है वो फैट की हैवी लेयर होती है, जो कि बॉडी को महफूज रखती है हीट लॉस से। इसी तरह से मैरीन मैमल जैसे कि वेल्स और सील्स हैं, वो भी अपनी बॉडी के अंदर थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट कॉल्ड एज ब्लूबर स्टोर रखते हैं, और उस ब्लूबर की वजह से वो अपनी स्किन से हीट को बाहर लॉस होने से रोकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ब्लूबर। दूसरा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर गर्म होता है, यानी एंडोथर्म्स की बाहर का माहौल का टेम्परेचर उनकी बॉडी टेम्परेचर से हाई होता है, तो उस वक्त क्या वो स्ट्रेटजीज़ या अडाप्टेशंस या तरीके अख्तियार करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। तो उसमें सबसे पहले जो है वो वैसोडाइलेशन होती है, जिसमें जब ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट होती है तो ब्लड तेज़ी से स्किन की तरफ बहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन की कैपिलरीज जो हैं वो साइज़ में बड़ी हो जाती हैं और वहाँ से बहुत सारी हीट जो है बाहर तेज़ी से क्रिएट होना शुरू हो जाती है, या फिर वेपोरेटिव कूलिंग का मेकनिज़म शुरू हो जाता है और बॉडी का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि ब्लड वेसल्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि मैरीन मैमल्स हैं उनमें ब्लड वेसल्स की मिकदार जो है वो आउटर स्किन पर ज़्यादा होती है और वो इस तरह से ज़्यादा हीट को बॉडी की स्किन से डेसिपेट करते हैं। दे आर प्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स इन द स्किन ऑफ मैमल्स। इस वजह से हम कह सकते हैं स्किन जो है वो मैमल्स में
ऑर्गन ऑफ थर्मो रेगुलेशन है। इसके बाद एक और अडेप्टेशन जो है वो है स्वेट ग्लैंड्स और एवेपोरेटिव कूलिंग। स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से जिसकी वजह से जब वो एवेपोरेट होता है तो अपने साथ बहुत सारी एनर्जी ले जाता है और रिमेनिंग जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। इसके बाद एक और तरीका है पैंटिंग। ये जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के ज़रिए एवेपोरेटिव कूलिंग का तरीका है और ये मोस्टली जो है डॉग्स और कार्निवोर्स के अंदर होता है, जिसमें क्या होता है कि वो अपनी ज़ुबान बाहर निकालते हैं और तेज़ी से सांस लेते हैं और उनकी ज़ुबान और रेस्पिरेटरी ट्रैक से डायरेक्ट जो है वो कूलिंग होती है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो एवेपोरेट सलाइवा और यूराइन है। बैट्स और जो हैं वो ऐसा सलाइवा और यूराइन पैदा करती हैं जो एवेपोरेटिव कूलिंग पैदा करता है। अब हम देखते हैं कि पायरिक्सिया क्या होता है। पायरिक्सिया क्या है? हाई टेम्परेचर इन फीवर देन नॉर्मल ड्यू टू पायरोजन इज कॉल्ड पायरिक्सिया। पायरिक्सिया क्या होते हैं? पायरोजेंस क्या होते हैं? वो तमाम केमिकल जो बैक्टीरिया और वायरल की इन्फेक्शन के नतीजे में पैदा होते हैं वो पायरोजेंस कहलाते हैं। और ये पायरोजन जो हैं वो हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का एक हिस्सा है और वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने का सेट पॉइंट है, उसके सेट पॉइंट को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है और फीवर फील होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हाई टेम्परेचर जो है वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म को बॉडी के अंदर स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से पैथोजन के ख़िलाफ़ बॉडी का इम्यून सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल्स इन ह्यूमन के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम्प्लेक्स होम्योस्टैटिक सिस्टम के ज़रिए रेगुलेट किया जाता है और इसमें जो है वो फीडबैक मैकेनिज़्म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ह्यूमन्स के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है उसमें एक अहम मैकेनिज़्म जो रोल प्ले करता है वो फीडबैक मैकेनिज़्म। इंसान का जो होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट है वो थैलेमस में मौजूद होता है, जो ब्रेन का एक हिस्सा है और इसका जो है सेट पॉइंट जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये इसके अबव और बिलो टेम्परेचर को चेंजेस को रिस्पॉन्स करता है। अगर वो अबव नॉर्मल होगा तो वार्म टेम्परेचर सेंसिटिव थर्मोरिसेप्टर जो स्किन के अंदर होते हैं वो ब्रेन को अपने सिग्नल भेजेंगे और वो इसके मुताबिक जो है वो सिस्टम को अपने सिग्नल देगा। हाइपोथैलेमस इसके नतीजे में रिस्पॉन्स सिस्टम को अपने सिग्नल देगा, जिसके नतीजे में स्किन की तरफ ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, वैसोडाइलेशन का प्रोसेस होगा और स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिवेशन होगी और एवेपोरेटिव कूलिंग शुरू हो जाएगी। जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो फिर ये तमाम काम दोबारा से हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगा और ये तमाम वैसोडाइलेशन और एवेपोरेटिंग कूलिंग ख़त्म हो जाएगी। अगर टेम्परेचर बिलो नॉर्मल हो जाएगा तो कोल्ड रिसेप्टर जो हैं वो हाइपोथैलेमस को इम्पल्सिस भेजेंगी कि वो हीट लॉस के मैकेनिज़्म को रोकें और एक्टिवेट करें हीट प्रोडक्शन को। इसमें क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल ब्लड वेसल शुरू हो जाएगी और शिवरिंग शुरू हो जाएगी और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मैकेनिज़्म ऑन हो जाएंगे और जब बॉडी का टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल हो जाएगा तो ये मैकेनिज़्म स्विच ऑफ हो जाएंगे, जैसे कि नीचे दी गई डायग्राम में दिखाया गया है।